हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने की शर्तों को समझेंगे। ठीक ना, हल होने की शर्तों को देखो। किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम 5 विधियों की सहायता से निकाल सकते हैं। तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और अनुपात निर्णय विधि। ठीक ना, इन 5 विधियों की सहायता से हम समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या सभी समीकरण युग्म का हल संभव है? क्या किसी समीकरण युग्म का एक से अधिक हल हो सकता है या अद्वितीय हल होता है? तो पहली बात यह है कि सभी समीकरण युग्म का हल संभव नहीं है। कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिसका हल संभव नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि किसी समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल भी हो सकते हैं और अनगिनत हल भी हो सकते हैं। ठीक ना, इस बात को समझने के लिए 3 जोड़े समीकरण पर गौर करें जो इस प्रकार से हैं। पहला है 2x 3y माइनस 8 बराबर में 0। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं और इसे समीकरण दूसरा। ठीक ना, जोड़ा बना दो। ठीक, इसी प्रकार समीकरण x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, इसे तीसरा समीकरण बोल देंगे। तथा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0, इसे समीकरण चौथा बोल देते हैं। इसी तरीके से x प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0, इसे समीकरण 5 बोलेंगे। और 2x प्लस 4y माइनस 16 बराबर में 0, ये समीकरण 6 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 3 जोड़ा समीकरण है। हम एक एक करके सारे समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक ना, और हल निकालने के लिए हम वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अब वो भी डायरेक्ट x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले हम इस समीकरण से लेते हैं और निकालते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ढकवा विधि यूज करेंगे। तो x का वैल्यू चाहिए तो x को ढकेंगे। ठीक ना, और जो दिख रहा है उसे लेकर के अंश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंश। तो 3 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर माइनस 8 दिख रहा है और माइनस 7 दिख रहा है। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक ना, फिर अचर पद को ढक करके इसका हर बनाएंगे। तो जो दिख रहा है उसे लेकर के हर दे। तो 2 दिख रहा है तो 2, 4 दिख रहा है तो 4, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 3, 6 दिख रहा है तो 6। इस प्रकार। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? तो गुना करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे गुना, फिर माइनस दे करके राइट टू लेफ्ट, फिर इसमें भी लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे, फिर माइनस दे करके राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, आप अगर ऐसा करते हो तो आपके पास आ जाएगा -21। ठीक ना, और प्लस 48 और बट्टे में 12 और -12। ठीक ना, और फिर इसे आप सॉल्व करते हो तो इस प्रकार से आपके पास आएगा 7 और 2 बट्टे 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बट्टे में 0 आ गया। और कभी भी किसी संख्या के बट्टे में 0 आता है तो यह संकेत है कि यह संभव नहीं है, इसीलिए x का यहाँ कोई संभव मान नहीं मिलेगा। ठीक ना, अतः इस पहले समीकरण में है ना, x और y का कोई संभव मान हमें नहीं प्राप्त होगा। आप अगर y का वैल्यू भी आप फाइंड करते हो ना तो आपको इसी प्रकार से कुछ मिलेगा, है ना, बट्टे में 0, जो आपको संकेत करता है कि वह मान संभव नहीं है। यानी इस समीकरण में ना तो x का मान और ना ही y का मान संभव है। ठीक ना, इसीलिए इस समीकरण में हमें कोई हल नहीं है ना, यानी x और y का कोई संभव हल नहीं है। फिर इसी तरीके से दूसरे समीकरण में आप ट्राई करो। ठीक, तो दूसरे समीकरण में आप ट्राई करो तो पहले क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक ना, x का निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस 1। ठीक ना, -3 माइनस 1, इस प्रकार से। और अंश कैसे बनाएंगे? अचर पद को ढक करके। तो 1 बटे 1, 1 माइनस 1, इस प्रकार से। अब इसे सॉल्व करेंगे गुना करके, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट। ठीक ना, तो इसका हल इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 फिर -4 हल करोगे, सॉरी -3 और बट्टे में -1 और फिर -1, तो कुल मिलाकर के आएगा -4 और बट्टे -2। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, मिल जाएगा 2। ठीक ना, तो x का वैल्यू मिल गया 2। ठीक ना, तो x का वैल्यू कितना मिल गया? 2। अगर आप फाइंड करोगे तो y का वैल्यू इसी प्रकार से आपको मिलेगा 1। ठीक ना, तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आया? 2 और y का वैल्यू आया 1। इस समीकरण युग्म का यह जो वैल्यू है, हल है, यह यूनिक है। इसके अलावा कोई वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से निकाल लो, आपको सिर्फ यही वैल्यू मिलेगा, इसके अद्वितीय कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक ना, यही वैल्यू सिर्फ है। तो इसीलिए इस समीकरण का सिर्फ एक और केवल एक हल है। समझे? इस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल है। फिर अब इस समीकरण में गौर करें तो इस समीकरण के हल को निकालने के लिए हम सबसे पहले x को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, तो x निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? x वाले टर्म को ढकेंगे और जो दिख रहा है उसका अंश बनाएंगे। तो 2 दिख रहा है,
फिर 4 दिख रहा है, -8 दिख रहा है, फिर -16 भी दिख रहा है। ठीक, फिर ये हो गया अंश, और हर बनाने के लिए क्या करेंगे, अचर पद को ढकेंगे और जो दिख रहा है उससे हर बनाएंगे। बट्टे 1 दिख रहा है, इसका गुणांक 1 दिख रहा है, तो 1, इसका 2, इसका 2, इसमें 4, इस तरीके से। बात समझे? इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, है ना। तो 16 दूना -32, फिर ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस होने के माइनस, और इसमें भी माइनस आने के कारण हो जाएगा 32 और 32, फिर यहाँ हम देख रहे हैं 4 एकम 4, फिर माइनस दे करके 2 दूना 4, ठीक ना। तो यहाँ हम ऊपर देखें तो कितना आया 0, और नीचे कितना आया 0, ठीक ना। समझ में आया? ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, ठीक ना। तो x का वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं क्या आया, ऊपर भी 0, और तो यहाँ पर 0/0 का मतलब है कि x का अनगिनत मान होगा, है ना, अनगिनत, यानी x का बहुत संभव मान है यहाँ पर, ठीक ना। इसी तरीके से आप y भी अगर फाइंड करोगे ना तो y भी 0/0 आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ संकेत करता है, यानी 0/0 संकेत करता है कि यहाँ x के अनगिनत मान है और y के भी अनगिनत मान है। इसीलिए यहाँ इस समीकरण युग्म का क्या होगा, अनगिनत हल है। बात समझे? अनगिनत हल है। तो पहले समीकरण को सॉल्व करोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा, दूसरे समीकरण को हल करोगे तो सिर्फ एक हल मिलेगा और अद्वितीय होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन तीसरे समीकरण को हल करोगे तो एक से अधिक हल संभव होगा। अब ये एक से अधिक हल कैसे संभव होता है, इसका जिक्र हम आलेख वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना। आलेख वाले चैप्टर जब हम शुरू करेंगे ना समीकरण का आलेख वाला चैप्टर, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक ही हल, इसमें कोई हल क्यों नहीं है, है ना, एक ही हल क्यों है और अनगिनत हल कैसे हैं। तो ये सारा मामला आलेख वाले चैप्टर में हम समझेंगे, यहाँ बताना संभव नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी समीकरण का एक ही हल है, किसी समीकरण का कोई हल ही नहीं है, या फिर किसी समीकरण का अनगिनत हल है। बिना हल यानी बिना समीकरण को सॉल्व किए हम यह कैसे बता सकते हैं कि किसी समीकरण का हल संभव है या नहीं है, एक है या अनेक है, कैसे? तो इसके लिए कुछ शर्त है जो हम इस प्रकार से बता सकते हैं, आप इसे नोट करें। तो यहाँ हमने देखा कि किसी समीकरण का हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हल है तो एक भी है और अनेक भी। तो इसके लिए एक ट्रिक का यूज़ किया जाता है जो यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसे समझने के लिए आप एक समीकरण पर गौर करो जो इस प्रकार से है, ax प्लस में by प्लस में c और बराबर 0, फिर है dx प्लस ey प्लस f बराबर में 0, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण है। अब हम क्या करेंगे कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, ठीक ना। कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से a/d बराबर b/e, फिर है बराबर c/f, ठीक ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि चर और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। अब इनसे हमें 3 शर्त प्राप्त होती है, 3 शर्त, ठीक ना। 3 शर्त में सबसे पहला ये है, पहला शर्त यह संभव है कि अगर a/d बराबर होगा d/e और वो भी बराबर होगा c/f के, किसी समीकरण में x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर है। क्या हो? बराबर है। तो इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होगा ना, समीकरण युग्म, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आश्रित कहेंगे, आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे, आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। और इस कंडीशन में अनगिनत हल प्राप्त होंगे, समझे ना। अगर x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर है तो उस समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? आश्रित कहेंगे, है ना। और उसमें जो हल प्राप्त होंगे ना x और y का, वो अनगिनत होगा, ठीक ना। तो यह एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि समीकरण के एक हल है या अनेक हल है। अब दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी समीकरण युग्म में x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों के अनुपात के और अचर पद के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक ना। यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है लेकिन अचर पदों के अनुपात बराबर नहीं है, है ना। तो इस स्थिति में
इस स्थिति में हम क्या कहते हैं कि जो समीकरण युग्म है ना, वह समीकरण युग्म विरोधी है। क्या है? विरोधी। समीकरण युग्म को विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोधी समीकरण युग्म। यानी अगर x का गुणांक किसी भी समीकरण में x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोधी। और इस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, नहीं होगा। ठीक ना? तो अगर इस प्रकार से अगर अनुपात मिलता है x का और y का और अचर पदों का, इस प्रकार से कोई अनुपात मिलता है तो समीकरण युग्म विरोधी कहलाएगा, जहां समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक। लेकिन यहाँ तीसरा केस ये है कि अगर x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात के। ठीक ना? x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इस केस में समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी कहलाएगा समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। ठीक ना? और जब समीकरण युग्म अविरोधी होगा तो अद्वितीय, यानी एक और केवल एक हल होगा। बात समझे? तो इस प्रकार से किसी समीकरण का हल है या नहीं है, एक है या अनेक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं, इन शर्तों के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। ठीक ना? इसमें क्या है कि इस प्रकार से आपको कोई समीकरण मिलेगा, ठीक ना, जिसमें चर के गुणांक यानी x के गुणांक भी होंगे, y के गुणांक भी होंगे और अचर पद भी होगा। ठीक ना? अगर इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है और आपको जानना है कि कोई हल है या नहीं है, एक हल है या अनगिनत हल है, तो आप क्या करो कि उनके गुणांकों का अनुपात निकालो, यानी चर के गुणांकों का अनुपात। ठीक। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है अचर पद के गुणांकों के अनुपात के। ठीक ना? तो इस केस में क्या होगा कि समीकरण को क्या बोलेंगे? आश्रित समीकरण कहेंगे। आश्रित समीकरण युग्म कहा जाएगा। और जब समीकरण युग्म आश्रित होगा तो हलों की संख्या अनगिनत होगी। और दूसरी शर्त यह है कि अगर x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है अचर पद के अनुपात के, तो इस केस में समीकरण युग्म को विरोधी कहेंगे। और जब समीकरण युग्म विरोधी होगा तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तीसरी शर्त यह है कि अगर x का गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात के, तो इस केस में समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे, है ना। समीकरण युग्म अविरोधी होगा। ठीक। और उस केस में उस समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक ना? तो आप पहले इसे नोट करें, फिर हम एक एक करके इन सारे समीकरण को चेक करेंगे कि कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है, कौन आश्रित है, अर्थात किसके एक हल है, किसके अनगिनत हल है और किसके हल संभव नहीं है। ठीक ना? तो इस प्रकार से हमारे पास 3 जोड़ा समीकरण है, जिसका हमने पहले भी देख रखा है। लेकिन अब हम इन शर्त के आधार पर देखेंगे कि समीकरण के हल है या नहीं है, और है तो एक है या अनेक है। ठीक ना? तो सबसे पहले समीकरण में हमने क्या देखा था? सबसे पहले समीकरण में हमने देखा था कि समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है ना। तो इस शर्त के अनुसार भी संभव होना चाहिए। फिर दूसरे समीकरण में एक और एक ही हल था, है ना। और तीसरे समीकरण में अनगिनत हल प्राप्त हो रहे थे। ठीक ना? तो यही बात इन शर्त के आधार पर भी हमें प्राप्त होगा। ठीक ना? तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? x के गुणांकों का अनुपात यानी 2 है, इसमें x का गुणांक 2 है और इसमें कितना है? 4 है, तो इसका अनुपात बराबर इसका और इसका अनुपात 3/6। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना है? -8/-7। ठीक ना? सकते हैं 2 एकम 2 और 4 दूना 2 दूना 4, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक ना? और लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन बराबर नहीं है 7 के। तो हम देख रहे हैं कि क्या x का गुणांक बराबर है y के गुणांक के, है ना। तो कौन सा शर्त प्राप्त होता है? कौन सा शर्त? विरोधी वाला शर्त प्राप्त होता है ना। जहां हम देख रहे हैं a/d बराबर वाला
बराबर है बी बट्टे ई के, लेकिन बराबर नहीं है सी बट्टे एफ के। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, समीकरण विरोधी है ना, और जब समीकरण विरोधी है यानी समीकरण युग्म विरोधी है तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए यहाँ कोई हल नहीं है ना, यानी इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। पहले भी यही था और अभी भी यही है, ठीक। अब क्या करेंगे दूसरे समीकरण में जिसमें हमें सिर्फ एक और एक हल प्राप्त हुए थे ना, तो इस शर्त के आधार पर भी यही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x का गुणांक कितना है 1/1, फिर y का गुणांक तो 1/-1, ठीक ना। तो हम यहाँ सबसे पहले ही देख रहे हैं कि 1/1 जो कि बराबर नहीं है 1/-1 के, हो सकता है क्या, इसका वैल्यू कितना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा -1, तो 1 बराबर -1 कभी संभव है नहीं ना, तो इसे हम इसे कर सकते हैं ना। तो कौन सी शर्त यहाँ पूरी हुई, यहाँ पर a/d बराबर नहीं है b/e के, और जब ये वाली शर्त पूरी होती है समीकरण युग्म में तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण युग्म अविरोधी है ना, क्या है अविरोधी है। और जब अविरोधी समीकरण युग्म है तो हलों की संख्या एक और केवल एक, यानी अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल होंगे, ठीक ना। यहाँ हलों की संख्या अद्वितीय, ठीक। अब तीसरे समीकरण युग्म में हम चेक कर लेते हैं कि क्या है ना। तो तीसरे को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि तीसरे को चेक करने के लिए भी x का गुणांक y का गुणांक और अचर पद के गुणांक निकालेंगे, ठीक ना। तो x का गुणांक, इसमें x कितना है 1 और इसमें x कितना है 2, तो इसका गुणांक अनुपात ये हो गया, ठीक। बराबर में देंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, 4 है बट्टे मतलब 4 लिखेंगे, ठीक ना। अब बराबर देंगे, यहाँ कितना है -8 और यहाँ कितना है -16, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हम देख सकते हैं कि 1/2 बराबर ये भी बराबर आया और ये भी बराबर आया है ना। तो x के गुणांक का अनुपात बराबर हुआ y के गुणांक के अनुपात के, और वो बराबर हुआ अचर पद के अनुपात के, ठीक ना। तो यहाँ कौन सी शर्त पूरी होती है, यहाँ पर ये वाली शर्त पूरी होती है a/d बराबर b/e बराबर c/f। और इस केस में जब ये वाली शर्त किसी समीकरण युग्म में पूरी होती है तो हम क्या कहते हैं कि समीकरण युग्म क्या है, आश्रित है, क्या है आश्रित समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है, आश्रित है, और जब समीकरण युग्म आश्रित है तो वहाँ हलों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी, क्या होगी अनगिनत, ठीक ना हल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी समीकरण युग्म का हल संभव है या नहीं है तो कितने हैं, एक है या अनेक है, इसकी जांच आप कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सरसाइज को चालू करने वाले हैं और शुरू करेंगे एक एक करके सारे सवाल को सॉल्व करना, ठीक ना। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, यानी एक एक करके सारे प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक। तो बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।